फ्यूज़ ख़राब होता है, रेक्टिफ़ायर ख़राब होता है, आपका ओवरलोड ख़राब होता है या फिर ओवरलोड ट्रिप हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर ओवरलोड भी आपका ठीक रहे और रेक्टिफ़ायर भी ठीक रहे, फ्यूज़ भी आपका ठीक रहे, ट्रांसफ़ार्मर भी ठीक रहे और फिर भी एम्पलीफायर के अंदर कोई भी सप्लाई नहीं आए तो क्या कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सर्किट डायग्राम लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग 250 वाट या फिर 300 वाट या फिर 500 वाट या फिर 1000 वाट एम्पलीफायर का अगर देखेंगे तो सेम टू सेम इसी तरीके का उसके अंदर जो है आपको डिज़ाइन मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये ज़्यादातर ये जो डिज़ाइन हम लिए हैं अभी, तो ज़्यादातर ये आहूजा 250 वाट के मॉडल में या फिर 300 वाट के मॉडल में देखने को मिलता है। और दोस्तों हम 250 वाट के हिसाब से अभी जो है ये सर्किट डायग्राम रेडी किए हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस सर्किट डायग्राम के बारे में कुछ मुख्य बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों को जानना और समझना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एम्पलीफायर साउंड सिस्टम के फील्ड में काम करते हैं या फिर काम करना चाहते हैं या फिर आप लोग इस फील्ड में रुचि रखते हैं, तो दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही काम आएगा और ये जो सर्किट डायग्राम के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर इस सिस्टम को आप लोग समझ लेते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग कुछ नहीं भी जानते हैं तो एक एम्पलीफायर का डिज़ाइनिंग किस तरीके से होता है वो आप समझ सकते हैं और समझने के बाद एक एम्पलीफायर खुद से तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंपोनेंट का जो वैल्यू है उस पर बात नहीं करेंगे, ना तो हम किसी भी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। इसमें जो हम सर्किट डायग्राम बनाए हैं या फिर नक्शा जो बनाए हैं एम्पलीफायर का, इसमें दोस्तों हम मेन पॉइंट के ऊपर जो है बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा कनेक्शन किस तरीके से होता है और कैसा काम करता है, इसका जो सिस्टम है वो किस तरह से बना होता है एम्पलीफायर के अंदर। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारा भाई ऐसा है जो कि एम्पलीफायर के अंदर अगर देखेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत सारा भाई जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा वायर कहाँ पर गया है और कौन सा वायर कहाँ पे जुड़ा हुआ है, कौन सा सप्लाई किस पर गया है। लेकिन यहाँ पे हम आपको वही क्लियर करने वाले हैं इस सर्किट डायग्राम के थ्रू कि अगर आप लोग एम्पलीफायर के अंदर समझ में नहीं आता है, आप लोगों को उलझन होता है, तो हम इस वीडियो की मदद से आप लोगों को क्लियर कर देंगे कि एम्पलीफायर के अंदर एक्चुअली क्या सिस्टम होता है और कैसे उसका वायरिंग होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अभी का जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है एम्पलीफायर का, चाहे वो आहूजा हो या फिर कोई सा भी कंपनी का हो। देखिए दोस्तों, पहले जो एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर लगता था, तो ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे कि 3773 यूज होता था। लेकिन अभी जो एम्पलीफायर आ रहा है, तो सभी में जो है लगभग हमारे हिसाब से 99% दोस्तों 5200 ही ट्रांजिस्टर लग कर आता है। जो एम्पलीफायर सिंगल सप्लाई पे चलता है और जो एम्पलीफायर एनपीएन ट्रांजिस्टर को सपोर्ट करता है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि ज़्यादातर 5200 ट्रांजिस्टर ही अभी लग के आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे 5200 ट्रांजिस्टर ऐड किए हैं। 3 पीस इधर है और 3 पीस इधर है, जो कि आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि जो आहूजा का 250 वाट मॉडल एम्पलीफायर होता है, तो उसमें 6 पीस ही ट्रांजिस्टर लगता है। 3 पीस इधर लगता है और 3 पीस उधर लगता है। मतलब दोनों साइड जो है 3-3 पीस ट्रांजिस्टर लगता है, जो कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, देखिए। और देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम जो आपको सर्किट डायग्राम दे रहे हैं, ये हम अपने मन से बनाए हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। बनाए हैं हम अपने ही मन से, लेकिन हमारा डिज़ाइन नहीं है दोस्तों, ये डिज़ाइन एम्पलीफायर के अंदर होता है और सेम टू सेम इसी तरीके से जो है एम्पलीफायर के अंदर डिज़ाइनिंग होता है और कनेक्शन होता है। इसीलिए हम आपको पहले क्लियर कर दिए कि आप लोग ये मत समझिए कि ये हमारा जो है खुद का डिज़ाइन है या फिर खुद का, मतलब कि अपने मन से हम इसको बनाए हैं। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ़ आप लोगों को ये समझाने के लिए बनाए हैं कि एम्पलीफायर के अंदर किस तरह से इसका डिज़ाइन होता है और किस तरह से इसका वायरिंग होता है। और जो मोटा-मोटा पॉइंट है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। हालाँकि एम्पलीफायर के अंदर बहुत सारा वायरिंग होता है, बहुत सारा कनेक्शन होता है, बहुत सारा सिस्टम लगा होता है। लेकिन दोस्तों इतना कनेक्शन, बस इतना कनेक्शन आप लोग अगर अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दोस्तों 99% जो एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आता है, तो इसी सेक्शन से आता है। और कई बार जो है ड्राइवर बोर्ड में आता है, तो ड्राइवर बोर्ड को अगर आप लोग रिपेयर करना जानते हैं तो ठीक बात है, नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं हमको। हम ड्राइवर बोर्ड के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ड्राइवर बोर्ड। तो ये ड्राइवर बोर्ड दोस्तों 250 वाट, 300 वाट, 500 वाट और 1000 वाट तीनों में लगता है। हालाँकि कुछ-कुछ मॉडल का जो है अलग-अलग हो सकता है। इसका जो मॉडल है, कुछ-कुछ कंपनी का अलग-अलग मॉडल हो सकता है और डिज़ाइनिंग अलग-अलग हो सकता है। लेकिन ये ड्राइवर बोर्ड इतना मॉडल के एम्पलीफायर में आराम से लग जाता है, 3 या 4 मॉडल के एम्पलीफायर में, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, अभी फ़िलहाल ये 250 वाट के हिसाब से हम सर्किट डायग्राम बनाए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए 300 वाट, 500 वाट और 1000 वाट तीनों में लगा सकते हैं इस ड्राइवर बोर्ड को। और देखिए दोस्तों, ये जो ड्राइवर बोर्ड है, हालाँकि ड्राइवर बोर्ड का जो डिज़ाइनिंग होता है,
उसके आधार पर तो हम यहाँ पर नहीं बनाए हैं, लेकिन हाँ इसके जो पिन होता है यहाँ पे देखिए, इसका जो पिन होता है दोस्तों, पिन को हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं सिर्फ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। और ये सिर्फ इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि आप लोगों को बताएं और समझाएं कि ये जो आउटपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर है, इसका कनेक्शन ड्राइवर बोर्ड के साथ कैसे होता है और आउटपुट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन ट्रांजिस्टर के साथ कैसे होता है और इस ड्राइवर बोर्ड के साथ कैसे होता है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एसी ट्रांसफार्मर का सिंबल है, जो कि यहाँ पे देखिए एसी ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर के अंदर तो बीच में होता है, आप लोगों को पता है, एक साइड में होता है, मतलब इधर होता है, और आउटपुट ट्रांसफार्मर सेंटर में होता है या फिर इधर होता है। लेकिन यहाँ पे जगह नहीं था और जो मेन पॉइंट था उसको समझाने के लिए हम आउटपुट ट्रांसफार्मर को सेंटर में लिए हैं और इनपुट ट्रांसफार्मर को साइड कर दिए हैं, ताकि दोस्तों आप लोगों को सही से समझ में आए आउटपुट स्टेज किस तरह से बनता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों, ये एसी ट्रांसफार्मर होता है, इसके मदद से हमारा सिस्टम चलता है, जिसको सप्लाई मिलता है। तो देखिए एसी ट्रांसफार्मर के बाद जो है रेक्टिफायर लगा होता है, आप लोगों को भी पता है। देखिए दोस्तों, इसमें रेक्टिफायर जो लगता है ज़्यादातर 3510 लगता है, और मैं आपको पहले बता दिया कि कंपोनेंट के बारे में अगर हम आपको उतना डिटेल में नहीं भी बताएं तो आप लोग ये मत समझिए दोस्तों कि हम आप लोगों को जानकारी नहीं देंगे। आगे देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या जानकारी देता हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर के बाद रेक्टिफायर लगता है, रेक्टिफायर के बाद दोस्तों यहाँ पे फ़िल्टर कैपेसिटर लगता है, जो कि 10,000 माइक्रोफैरड और 63 वोल्ट का हम कैपेसिटर अभी इसमें ऐड किए हैं। और कभी भी अगर 250 वाट से प्लस एम्पलीफायर है, मतलब 200 वाट, 250 वाट, 300 वाट, तो दोस्तों यहाँ पे अगर 10,000 माइक्रोफैरड और वोल्टेज आप ट्रांसफार्मर के हिसाब से इसका जो है डिसाइड करेंगे। अगर 10,000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाते हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, हालाँकि इससे कम का भी चलता है, लेकिन माइक्रोफैरड दोस्तों अगर किसी भी एम्पलीफायर में ज़्यादा रखते हैं तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा और लोड पे जो है उसका वोल्टेज दबेगा नहीं, करंट दबेगा नहीं, ये होता है। चलिए रेक्टिफायर के बाद देखिए कैपेसिटर पे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए ये प्लस सप्लाई यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सॉरी शायद हम यहाँ पे जो है माइनस सप्लाई को जोड़ना भूल गए हैं, तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस सप्लाई को भी जोड़ लिए हैं। देखिए दोस्तों, प्लस सप्लाई डायरेक्ट फ़िल्टर कैपेसिटर में आ रहा है और माइनस सप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट फ़िल्टर कैपेसिटर में आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो माइनस सप्लाई है ये डायरेक्ट स्टार पॉइंट में आता है। यहाँ पे देखिए ये जो हम बनाए हैं ये स्टार पॉइंट समझ लीजिए आप इसको, डायरेक्ट स्टार पॉइंट में आता है। लेकिन अगर यहाँ पे लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ से देखिए इसका पॉइंट स्टार पॉइंट में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी कनेक्शन करने पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले प्लस सप्लाई की ओर। देखिए ये प्लस सप्लाई फ़िल्टर कैपेसिटर पे आया, और फ़िल्टर कैपेसिटर के बाद कभी भी देखेंगे दोस्तों 250 वाट के एम्पलीफायर में एक ओवरलोड स्विच लगा होता है, और ये ओवरलोड स्विच दोस्तों एसी ओवरलोड स्विच नहीं होता है, डीसी ओवरलोड स्विच होता है। और डीसी ओवरलोड स्विच किस तरह से होता है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो है एम्पलीफायर के अंदर ओवरलोड स्विच लगा होता है, हालांकि मॉडल अलग हो सकता है लेकिन इस तरह का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हम लगाए हैं, तो हम इसका नाम नहीं लिखे हैं, ओवरलोड स्विच का नाम नहीं लिखे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ओवरलोड स्विच है। देखिए प्लस सप्लाई फ़िल्टर होने के बाद डायरेक्ट हमारा ओवरलोड स्विच में आता है, और ओवरलोड स्विच के बाद ही दोस्तों सारा कनेक्शन होता है और सभी जगह जो है सप्लाई जाता है। देखिए ओवरलोड स्विच के बाद सबसे जो पहला सप्लाई जाता है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आता है। देखिए यहाँ पे देखिए 5200 ट्रांजिस्टर है। और दोस्तों अगर आप लोग ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर जो है डिटेल वीडियो बना देंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन होता है और कौन सा ट्रांजिस्टर पीएनपी होता है, कौन सा ट्रांजिस्टर आउटपुट स्टेज में चलता है, एम्पलीफायर के आउटपुट स्टेज में कौन सा ट्रांजिस्टर चलता है और इनपुट स्टेज में कौन सा चलता है। तो इस पर डिटेल से वीडियो बना देंगे आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो। देखिए दोस्तों, सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे देखिए ये प्लस सप्लाई ओवरलोड स्विच के बाद यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पॉइंट हमसे जो है मिस्टेक हुआ है, और अक्सर करके ऐसा होता है दोस्तों कि अगर मैनुअल तरीके से सर्किट डायग्राम को बनाते हैं तो कई बार होता है कि बनाते टाइम जो है नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। चलिए मैं इसको जो है सही करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो बेस पॉइंट है, इसके बेस पॉइंट के साथ जो है इसका आगे सप्लाई गया हुआ है, जो कि ये गलत है। अभी इस पॉइंट को यहाँ से कट करके ये कलेक्टर पॉइंट से जुड़ेगा, ये जो सप्लाई है ये कलेक्टर पॉइंट से जुड़ेगा। इसके आगे ये सप्लाई कहाँ जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको ठीक करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको ठीक कर लिए हैं। पहले जो है बेस पॉइंट के साथ ये लाइन जुड़ा हुआ था, अभी कलेक्टर के साथ इसको जोड़ दिए हैं। देखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ओवरलोड स्विच के बाद सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे सप्लाई आता है प्लस सप्लाई, और यही सप्लाई दोस्तों यहाँ से देखिए हम लिए हैं
और यहाँ पर आया है और यहाँ से इन तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर चला गया है। वही सप्लाई देखिए इसके कलेक्टर पे भी आया है, इसके कलेक्टर पर भी आया है और इसके कलेक्टर पे भी आया है। देखिए दोस्तों प्लस सप्लाई सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जाता है, जो कि ओवरलोड स्विच के बाद जाता है। और दोस्तों कभी भी फॉल्ट होता है तो ओवरलोड स्विच ट्रिप करता है और ट्रिप करने के बाद हमारा जो भी सिस्टम है वो बंद हो जाता है। और आगे जो है एम्पलीफायर के आगे एक एलईडी लगा होता है, जो कि हमको इंडिकेट करता है कि आपका सिस्टम ओवरलोड में चला गया है या फिर शॉर्ट सर्किट में चला गया है। ओवरलोड होने के बाद दोस्तों शॉर्ट सर्किट समझिए या फिर और कुछ समझिए, कुछ ना कुछ फॉल्ट आने के बाद ही ओवरलोड हमारा ट्रिप करता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आया है और सभी कलेक्टर पे चला गया है। देखिए अभी तो प्लस सप्लाई हम सभी कलेक्टर के पॉइंट पर दे दिए हैं। अभी देखिए दोस्तों ये ट्रांसफार्मर किस तरह से काम कर रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है, आउटपुट ट्रांसफार्मर का सेंटर पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। हालाँकि आप लोग देखे होंगे कि एम्पलीफायर में 2 लूप होता है, मतलब 2 वाइंडिंग होता है, लेकिन सेंटर वाइंडिंग को दोनों को आपस में मिला के ग्राउंड किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे जो है सर्किट को ईज़ी समझने के लिए, डायग्राम को ईज़ी समझने के लिए यहाँ पे सेंटर टैप को जो है ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। इसके साथ-साथ देखिए दोस्तों ये जो इसका फीडबैक ये है, ये एक फीडबैक है और ये एक दूसरा फीडबैक है। मतलब सेंटर टैप ग्राउंड है और दोनों साइड का जो वाइंडिंग है, ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो प्लस सप्लाई है, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आया, सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर चला गया प्लस सप्लाई। अभी देखिए ये काम कैसे कर रहा है। देखिए दोस्तों इसके कलेक्टर पे प प्लस सप्लाई है और अभी देखिए इसका जो एमीटर पॉइंट है, सभी ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉइंट जो है, इसके साथ एक 0.33 ओम 5 वाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सभी ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट के साथ। हालाँकि एम्पलीफायर में दोस्तों ये इसका नंबर अलग भी हो सकता है और वाटेज भी अलग हो सकता है, अलग-अलग कंपनी के हिसाब से इसका वाटेज अलग-अलग हो सकता है और इसका नंबर भी अलग-अलग हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो चलता है मैं आपको बता रहा हूँ 0.33 ओम 5 वाट। देखिए सभी ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट से एक-एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद जो है सभी को कॉमन कर दिया, मतलब एक लाइन से जो है इसको जोड़ दिए हैं। अभी देखिए दोस्तों ये काम किस तरह से कर रहा है। ये दोस्तों जो कनेक्शन है इसे बोलते हैं नेगेटिव साइड कनेक्शन। मैं आपको कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि नेगेटिव साइड कनेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव साइड कनेक्शन क्या होता है। मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, अगर आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेंटर पॉइंट पे अगर नेगेटिव सप्लाई जाता है तो उसे हम लोग नेगेटिव साइड कनेक्शन बोलते हैं और आउटपुट ट्रांसफार्मर के किसी भी एम्पलीफायर में अगर आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेंटर पॉइंट पर प्लस सप्लाई जाता है तो उसे हम पॉजिटिव साइड कनेक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से जो है डिसाइड होता है। देखिए अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पे देखिए सभी रेजिस्टेंस का पेयर आपस में कनेक्ट है और इसी पॉइंट से दोस्तों, इसी पॉइंट से ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी देखिए आपको मिलेगा। देखिए सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे प्लस सप्लाई है और एमीटर पॉइंट से जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगा है। मतलब कि आप जितना ट्रांजिस्टर लगाएँगे दोस्तों तो कलेक्टर आपका कॉमन हो जाएगा। मतलब कलेक्टर पॉइंट के साथ जो है डायरेक्ट सप्लाई जुड़ जाएगा, लेकिन एमीटर पॉइंट के साथ चाहे कितना भी ट्रांजिस्टर लगाएँ, एमीटर पॉइंट के साथ सेपरेट एक-एक रेजिस्टेंस लगेगा ही लगेगा। देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा, दोनों साइड फीडबैक का जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अभी देखिए इसका जो पॉइंट है रेजिस्टेंस के बाद ये भी सभी जुड़ा हुआ है आपस में और इसी पॉइंट से दोस्तों देखिए मतलब आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो दूसरा वाइंडिंग है, यहाँ से इसका कनेक्शन हो चुका है। देखिए इधर से जो है इस वाइंडिंग को सप्लाई मिल गया और इधर से जो है इस वाइंडिंग को सप्लाई मिल गया। हालाँकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इधर से सप्लाई इसको नहीं मिल रहा है, बल्कि सप्लाई तो यहाँ तक है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट तक सप्लाई है और इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो आपको नेगेटिव सप्लाई ही मिलेगा। न यहाँ पे एमीटर पॉइंट पे अगर आप मल्टीमीटर से देखेंगे तो नेगेटिव सप्लाई मिलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों वोल्टेज इसी पॉइंट तक सीमित है, मतलब कलेक्टर और एमीटर पॉइंट तक ही सीमित है। ये किसी भी प्रकार का अभी मतलब फ़िलहाल कोई काम नहीं करेगा। जब तक ट्रांजिस्टर के बेस पे सप्लाई नहीं देंगे, सिग्नल नहीं देंगे, तो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा और ये ट्रांसफार्मर भी काम नहीं करेगा। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कलेक्टर पे भी सप्लाई आपको मिलेगा और एमीटर पॉइंट पे भी सप्लाई मिलेगा। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको फुल सप्लाई मिलेगा। जो सप्लाई यहाँ पे बनेगा वही सप्लाई यहाँ पे मिलेगा। वो कैसे मिलता है दोस्तों देखिए, स्टार पॉइंट तो हमारा बॉडी के साथ जुड़ा होता है और ये जो नेगेटिव वोल्टेज है ये भी जुड़ा हुआ है स्टार पॉइंट के साथ। तो देखिए स्टार पॉइंट से ही हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर का सेंटर पॉइंट जुड़ा हुआ है, जो कि इधर भी नेगेटिव सप्लाई मिलेगा और इधर भी नेगेटिव सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर आता है और रेजिस्टेंस के बाद एमीटर पॉइंट पे आता है और इसके कलेक्टर पे तो डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई है।
तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो दोनों पॉइंट के साथ जो है आपको वोल्टेज मिलेगा, मतलब दोनों पॉइंट पे जो है आपको वोल्टेज मिलेगा, माइनस प्लस फुल वोल्टेज मिलेगा। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता दिया कि ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट और कलेक्टर पॉइंट पे वोल्टेज कैसे पहुँच रहा है। अभी देखिए दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट है, ये भी इसके साथ जुड़ा है और यहाँ से जो कनेक्शन आया है, इसके साथ जुड़ा है। मतलब सभी ट्रांजिस्टर का बेस आपस में जुड़ा हुआ है और सभी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर भी आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एमिटर पॉइंट जो है डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, एक-एक रेजिस्टेंस के साथ जुड़ता है। तो चलिए मैं आपको बता दिया। अभी देखिए इसका जो बेस पॉइंट है, यहाँ से एक वायर आया है और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग इस बात को समझिए, जहाँ पे भी एक क्रॉस का निशान है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन डायरेक्ट यहाँ पे आया है, इसके साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये मतलब कि समझ सकते हैं कि ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो बेस पॉइंट है, यहाँ से आया है इसका वायर और यहाँ से क्रॉस होने के बाद यहाँ पे आया है और यहाँ से भी क्रॉस होने के बाद देखिए ड्राइवर बोर्ड में एक बेस का पॉइंट होता है। मैं आपको बताऊँगा ड्राइवर बोर्ड में भी। देखिए यहाँ पे ये दोस्तों हम ड्राइवर बोर्ड इसको माने हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका कनेक्शन हो चुका है ड्राइवर बोर्ड के साथ, बेस पॉइंट के साथ। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि देखिए ड्राइवर बोर्ड में भी 2 बेस होता है, 2 एमीटर होता है। अगर इसका कनेक्शन भी गलत कर देंगे तो भी आपका सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इधर का कनेक्शन दिखा रहा हूँ। देखिए बेस पॉइंट जो है ड्राइवर बोर्ड के साथ कनेक्ट हो चुका है और दोस्तों एक पॉइंट और आता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो एमीटर रेजिस्टेंस है, इसी पॉइंट से दोस्तों एक वायर और आता है ड्राइवर बोर्ड में। देखिए, यहाँ से क्रॉस होते हुए यहाँ पे आया और ड्राइवर बोर्ड में भी एक एमीटर पॉइंट होता है, जो कि यहाँ पे देखिए कनेक्ट है। यहाँ से यहाँ पे आया है और यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। देखिए, अभी इधर का जो एक साइड का है, वो मैं आपको बता दिया। ठीक उसी तरीके से दोस्तों दूसरे साइड भी काम करता है। अगर एक साइड का आप लोग समझ गए, तो दूसरे साइड में भी सेम टू सेम काम करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि कलेक्टर पे सप्लाई है, एमीटर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और इसी पॉइंट से देखिए एक वायर को लिए हैं और यहाँ पे देखिए ड्राइवर बोर्ड में एमीटर लिखा हुआ है, मतलब ई लिखा है, तो इसका मतलब है एमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है। अभी देखिए इधर जो जितना भी ट्रांजिस्टर लगा है, सभी का बेस आपस में कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी कनेक्ट है, हालाँकि यहाँ पे थोड़ा-सा ये हो गया दिक्कत। तो यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी कनेक्ट है और यहाँ पे भी कनेक्ट है। देखिए दोस्तों, इसी पॉइंट से एक वायर आया है और यहाँ से क्रॉस होते हुए देखिए इस पॉइंट के साथ जुड़ गया है, जो कि बी लिखा है, तो इसका मतलब बेस है। चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन तो दिखा दिया और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एम्पलीफायर के अंदर सेम टू सेम आपको यही कनेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम जो है आपको बता रहे हैं ये कोई मतलब गलत कनेक्शन है। कोई भी गलत कनेक्शन नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ही आप 100% एम्पलीफायर के साथ इसको मैच करके देख सकते हैं। अगर ये मैचिंग नहीं होता है तो आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए सर्किट डायग्राम मैनुअल तरीके से अगर बनाते हैं तो कुछ-कुछ पॉइंट मिस्टेक हो सकता है। ये मैं भी गलती मानता हूँ कि मैनुअल तरीके से बनाने के टाइम जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकता है। हालाँकि मैं कोशिश करता हूँ कि मिस्टेक ना हो और जो भी मिस्टेक होता है उसको वीडियो के साथ ही कवर करता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे एक वायर नहीं जोड़े थे तो इसको जोड़े, उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्शन गलत था तो इसको भी हम लगाए, ठीक किए, आप लोग देखें। तो उसी तरीके से दोस्तों अगर कहीं पर कोई गलती होता है तो आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये मिस्टेक है। चलिए अभी आगे बताते हैं। देखिए इधर का कनेक्शन भी आपको दिखा दिए और इधर का भी कनेक्शन दिखा दिए। इसके साथ-साथ दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि जो छोटा एम्पलीफायर होता है, तो छोटा एम्पलीफायर में 4 ओम्स या फिर 8 ओम्स पॉइंट के साथ एक फीडबैक कनेक्शन होता है ड्राइवर बोर्ड के साथ। ये जो ड्राइवर बोर्ड है, इसके साथ और 4 ओम या फिर 8 ओम के साथ एक वायर जुड़ता है, तब जाकर जो है सिस्टम प्रॉपर काम करता है। लेकिन दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जो 250 वाट का एम्पलीफायर होता है या फिर 300 या 500 या फिर 1000 वाट का, उसमें जो आउटपुट का 4 ओम और 8 ओम होता है, वहाँ से कोई भी फीडबैक ड्राइवर बोर्ड में नहीं आता है और फिर भी ये परफेक्ट काम करता है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि इसका फीडबैक कहाँ से मिलता है, ड्राइवर बोर्ड को फीडबैक कहाँ से मिलता है? चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 4 ओम है और 8 ओम है, यहाँ से कोई वायर नहीं जुड़ा हुआ है ड्राइवर बोर्ड के साथ। हालाँकि अगर इसका कनेक्शन होता तो मैं यहाँ पे करता, लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है ड्राइवर बोर्ड के साथ, इसलिए हम इसको खाली छोड़ दिए हैं। ये कनेक्शन दोस्तों डायरेक्ट सॉकेट पे चला जाता है और यहाँ पे देखिए कॉमन और 4 ओम के बीच एक रेजिस्टेंस भी लगता है, तो वो बात की बात है और वो रेजिस्टेंस दोस्तों बहुत ही कम, मतलब ख़राब तो नहीं होता है कभी भी नहीं। जो फ़ॉल्ट आता है और जो कनेक्शन समझने में दिक्कत होता है भाई लोगों को, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से कोई फीडबैक नहीं आया है, तो इसको फीडबैक कहाँ से मिल रहा है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो एमीटर पॉइंट है,
यहाँ पे जो एमिटर पॉइंट है, देखिए इसी पॉइंट के साथ एक वायर जो आया है ये जो वायर आया है दोस्तों, तो यही दोस्तों इसका फीडबैक होता है। देखिए इधर से भी एमिटर पॉइंट से एक वायर यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड के साथ कनेक्ट है और इधर से भी ये एमिटर पॉइंट के साथ ड्राइवर बोर्ड के साथ कनेक्ट है। देखिए दोस्तों यही राज होता है इस एम्पलीफायर के फीडबैक का। अगर यहाँ से दोस्तों फीडबैक नहीं मिलता है ड्राइवर बोर्ड को, तो कंपनी इसको जो है फीडबैक यहीं से दिया है, इसी पॉइंट से। देखिए यहाँ से इसको दे दिया है और यहाँ से इसको दे दिया है। देखिए दोस्तों मैं आपको अभी बताया फीडबैक का कनेक्शन और बेस का कनेक्शन और कलेक्टर एमिटर का कनेक्शन। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ ड्राइवर बोर्ड में कौन कौन सा सप्लाई लगता है, तब जाकर ये काम करता है। देखिए दोस्तों बेस और एमिटर का कनेक्शन तो दोनों साइड का हम बता दिया आपको, लेकिन ये ड्राइवर बोर्ड को काम करने के लिए दो तरह का सप्लाई चाहिए। वो दो तरह का सप्लाई क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो ओवरलोड स्विच है, इसी पॉइंट के साथ एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है एम्पलीफायर में। अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है जो कि यहाँ पे हम एक छोटा सा बोर्ड बनाए हैं और हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं पावर सप्लाई बोर्ड। पावर सप्लाई बोर्ड का मतलब है दोस्तों कि ये बोर्ड जो है सिर्फ ड्राइवर बोर्ड को चलाने के लिए पावर सप्लाई बनाता है और पावर सप्लाई देता है, मतलब वोल्टेज बनाकर इसको चालू करने के लिए देता है। अगर ड्राइवर बोर्ड को डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे यहाँ से, तो क्या होगा दोस्तों कि ड्राइवर बोर्ड काम करेगा नहीं प्रॉपर, इसमें हमिंग आ सकता है, ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। क्योंकि देखिए किसी भी ड्राइवर बोर्ड को फुल करंट नहीं चाहिए और आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट यहाँ से ड्राइवर बोर्ड को सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर काफ़ी हाई एम्पियर पे चलता है और यहाँ जो ये कैपेसिटर है इस पर जो है काफ़ी हाई एम्पियर बनता है और यही एम्पियर अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको दे देंगे, जोड़ देंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा एम्पियर चला जाएगा, फुल एम्पियर चला जाएगा जितना एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर रहेगा और ये सप्लाई रहेगा। तो उस वजह से जो है हमारा ड्राइवर बोर्ड काम नहीं करेगा या ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो है एम्पियर कम चाहिए और उसी एम्पियर को कम करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पावर सप्लाई का बोर्ड लगा होता है एम्पलीफायर के अंदर है। देखिए यहाँ से जो सप्लाई आता है पहले ये बोर्ड में जाता है और बोर्ड के बाद जो है दोस्तों इस ड्राइवर बोर्ड को सप्लाई मिलता है, जो कि इसके हिसाब से ये बोर्ड डिसाइड होता है और कंपनी जो लगाता है इसको कितना करंट चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है ये बोर्ड लगा होता है। हालांकि दोस्तों वोल्टेज फुल ही मिलेगा आपको, जितना वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा उतना ही मिलेगा इस पॉइंट पे भी, लेकिन एम्पियर इसका कम हो जाता है। जितना इसको ज़रूरत है उतना ही एम्पियर ये बोर्ड देता है इसको। चलिए अभी आपको मैं ये बता दिया कि इसको जो है सप्लाई कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है दोस्तों। लेकिन इसको चलने के लिए, ड्राइवर बोर्ड को प्रॉपर चलने के लिए एक और सप्लाई लगता है। देखिए ये जो सी पॉइंट है, तो ये दोस्तों सी इसलिए लिखे हैं कि ये जो सी है ये कलेक्टर पॉइंट से जुड़ेगा। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट है यहाँ से ही जुड़ेगा ये पॉइंट। देखिए यहाँ से आया है ये पॉइंट और यहाँ से ड्राइवर बोर्ड के साथ कनेक्ट हो चुका है। देखिए मैं ड्राइवर बोर्ड में भी अभी आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों जब तक ये वोल्टेज नहीं देंगे, ये वोल्टेज को जब तक नहीं देंगे तो हमारा ड्राइवर बोर्ड काम नहीं करेगा। देखिए दोस्तों ये जो वोल्टेज होता है ये वोल्टेज इस ड्राइवर बोर्ड को ऑन करने के लिए होता है, लेकिन जो ड्राइवर बोर्ड में ड्राइवर स्टेज का जो ट्रांजिस्टर होता है उसको चलने के लिए, उसको ऑन करने के लिए ये सप्लाई ज़रूरी है, ये सप्लाई ज़रूरी है दोस्तों। तो इसलिए अगर ये सप्लाई नहीं लगाएंगे तो काम नहीं करेगा हमारा ड्राइवर बोर्ड और जो बाइसिंग है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता दिया। देखिए दोस्तों ड्राइवर बोर्ड से एक सप्लाई निकलता है जो कि यहाँ पे देखिए ये 78-18 जो लगा होता है ड्राइवर बोर्ड में, वहाँ से एक सप्लाई निकलता है जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ और ये सप्लाई जाता है दोस्तों बीटी बोर्ड के लिए, बेस टेबल बोर्ड, माइक बोर्ड, जो भी एम्पलीफायर में लगा होता है उसको चलाने के लिए ये सप्लाई आउट करता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दिया। अभी देखिए ये जो जी लिखे हैं तो इसका मतलब है दोस्तों ग्राउंड, इसको ग्राउंड देना पड़ता है यहाँ से, मतलब बॉडी के साथ कहीं से भी ग्राउंड देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए इसको ऑलरेडी ग्राउंड यहाँ से मिल चुका है। ड्राइवर बोर्ड में 2 ग्राउंड होता है, 2-3 ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड कहीं से भी दे सकते हैं हम, यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी इसको ग्राउंड दे दिए हैं। तो ये ग्राउंड का पिन दोस्तों खाली क्यों है? देखिए ये खाली इसलिए है कि यहाँ पे जो है हम जो बनाए हैं ये पॉइंट, तो दोस्तों ये पॉइंट बीच में हो चुका है, मतलब बीच में जो है जी लिखा गया है, लेकिन ये पॉइंट जो है साइड में होता है, कहीं पर भी साइड में होता है। जैसे कि ये 18 वोल्ट प्लस का सप्लाई है तो इसी के बगल में ये पॉइंट रहेगा, जो कि दोस्तों बीटी बोर्ड के लिए जो है ये ग्राउंड और यहाँ से प्लस चला जाएगा, मतलब ड्राइवर बोर्ड से ही ग्राउंड और प्लस सप्लाई चला जाएगा। इसको बीटी बोर्ड को कहीं से अलग से जो है ग्राउंड नहीं दिया जाता है, यहीं से लिया जाता है। तो ये पिन जो खाली है दोस्तों इसको आप समझ लीजिए ग्राउंड सप्लाई बीटी बोर्ड के लिए, जो बेस टेबल बोर्ड के लिए जाएगा। तो अभी इधर का तो कनेक्शन लगभग हो चुका है पूरा, मैं आपको दिखा दिया। देखिए दोस्तों अभी मैं आपको कुछ खास जानकारी देने वाला हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक और कनेक्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आउटपुट ट्रांसफार्मर में जो कॉमन 4 ओम 8 ओम होता है, तो कॉमन पॉइंट को ग्राउंड करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए
ये स्टार पॉइंट है, यहाँ से इसको ग्राउंड कर दिए हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का जो लाइन होता है, इसको भी ग्राउंड करना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा जो है जगह कम हो रहा था, तो हम यहाँ पे ग्राउंड का सिंबल दे दिए हैं। तो इसको ग्राउंड करना ज़रूरी है, तभी जो है आपका प्रॉपर काम करेगा 70 वोल्ट और 100 वोल्ट। देखिए दोस्तों, इस डिज़ाइन को अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये डिज़ाइन दोस्तों आप लोगों को एम्पलीफायर रिपेयर करने में भी मदद करेगा और एम्पलीफायर असेंबल करने में भी मदद करेगा। हालाँकि दोस्तों आप लोग अगर कमेंट करते हैं कि इस पर एक वीडियो बनाओ, इसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाओ कि किस तरह से ये काम करता है और जिस तरह से हम कनेक्शन किए हैं, इसी तरीके को फॉलो करते हुए अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इसका जो है एक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे आप लोगों को, ये सिस्टम किस तरह से काम करता है और जिस तरीके से हम यहाँ पे बनाए हैं, क्या उस तरह से कनेक्शन करने पर काम कर रहा है सिस्टम या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखिए दोस्तों, ये तो हम आपको बता दिए कि ये सिस्टम इस तरह से जो है काम करता है और इसका वायरिंग इस तरह से होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं ड्राइवर बोर्ड के भी बारे में आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। देखिए इस तरह से बोर्ड को रख लिए हैं और मैं आपको यहाँ से जो है, ये जो हम बनाए हैं, इसको हम समझाते हैं ड्राइवर बोर्ड की मदद से। देखिए ये जो पहला पिन है दोस्तों 18 वोल्ट आउट का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे एक 78-18 लगा हुआ है जो कि यहाँ से आउट करता है 18 वोल्ट और यहीं से दोस्तों 18 वोल्ट ड्राइवर बोर्ड को भी सप्लाई जाता है और यहीं से आउट होता है बीटी बोर्ड के लिए, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट, ये तो ग्राउंड है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये सप्लाई आता है। देखिए ये जो सप्लाई आ रहा है इस बोर्ड के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सप्लाई यहाँ पे है, ये सप्लाई दोस्तों यहाँ पे जुड़ता है और इसी के साथ जो है 78-18 लगा होता है, तब जाकर हमारा जो है ड्राइवर बोर्ड काम करता है। और उसके बाद देखिए ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई है दोस्तों एमीटर का। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये एमीटर पॉइंट है, तो ये एमीटर पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे भी एमीटर पॉइंट के साथ जुड़ता है। देखिए एमीटर पॉइंट पे दोस्तों ड्राइवर बोर्ड में अगर आप लोग एमीटर पॉइंट को ट्रेस करेंगे तो आपको एक थर्मोस्टेट मिलेगा। थर्मोस्टेट के बाद ही जो है यहाँ पे एमीटर का कनेक्शन होता है। अभी देखिए इसका बेस पॉइंट, देखिए दोस्तों ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है, इसके एमीटर पॉइंट से ये जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस सिग्नल निकलता है। इसको चलाने के लिए बेस सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट से निकलता है, जो कि यहाँ पे है। देखिए यहाँ से आया है यहाँ, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बेस लिखा हूँ, तो ये बेस पॉइंट जो है यहाँ से निकला हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे आया है और यहाँ से दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ से। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए इस पॉइंट पे जो है कलेक्टर सप्लाई जाता है, जो कि यहाँ से आया है। देखिए इस कलेक्टर पॉइंट से यहाँ पे आया है और यहाँ से ड्राइवर बोर्ड में गया है, जो कि इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ तक मैं आपको बता दिया। अभी देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये ग्राउंड है, जो कि हम यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड के हिसाब से ही मैचिंग किए हैं। देखिए ये ग्राउंड है, तो ये अभी फ़िलहाल खाली है। उसके बाद दोस्तों ये पॉइंट जो है ये बेस का है, वापस फिर से बेस का है, जो कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है बेस का। ये बेस पॉइंट है, यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ कनेक्ट है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में है एमीटर पॉइंट। देखिए ये जो है एमीटर पॉइंट, जो कि यहाँ पे भी हम लिखे हैं एमीटर पॉइंट, और ये एमीटर पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है एमीटर रेजिस्टेंस के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया इसका जो कनेक्शन है सेम टू सेम हम यहाँ पे बनाए हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि सर्किट डायग्राम को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप लोग नया है, सर्किट डायग्राम को कभी मतलब कि गौर से नहीं समझे हैं, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा सर्किट डायग्राम को। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में या फिर ऑडियो फील्ड, किसी भी फील्ड में अगर सर्किट डायग्राम को आप लोग समझ लेते हैं, तो मेन समस्या का जड़ दोस्तों सर्किट डायग्राम ही है। आप लोग कितना भी काम कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर आप लोग कहीं पर फँसते हैं, किसी फॉल्ट में फँसते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको सर्किट डायग्राम ही काम आएगा और सर्किट डायग्राम की मदद से ही आपका फॉल्ट जो है जाएगा। और दोस्तों जब तक सर्किट डायग्राम के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे, तो किसी भी सिस्टम के ऊपर काम करने में वो मज़ा नहीं है, जो मज़ा सर्किट डायग्राम समझने के बाद है। सर्किट डायग्राम समझने के बाद दोस्तों काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, कहीं पर भी कोई फॉल्ट निकलता है तो जो जानता है, जो एक्सपर्ट है, तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है सर्किट डायग्राम देखना। लेकिन दोस्तों नए लोगों को सर्किट डायग्राम समझना ज़रूरी है। अगर आप लोग सर्किट डायग्राम को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, तो आपको आगे चल के जो है बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा साउंड सिस्टम रिपेयरिंग करते समय या किसी भी चीज़ को रिपेयरिंग करते समय। हालाँकि दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा सर्किट डायग्राम से ही आप लोगों को सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, सर्किट डायग्राम किसी का भी हो, सिर्फ़ सर्किट डायग्राम सही होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, उसका कनेक्शन सही होना चाहिए। अभी जो हम सर्किट डायग्राम बनाए हैं, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, और ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये जो सर्किट डायग्राम हम बनाए हैं,
ये दोस्तों एम्पलीफायर के साथ मैचिंग होता है या फिर इसमें डिफरेंस है या फिर कोई कमी है या फिर कुछ गलती है? आप लोग ज़रूर बताएँगे कमेंट में, तभी हम जो है अपने सर्किट डायग्राम को सही समझेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया सर्किट डायग्राम के बारे में। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा-सा इसका प्रॉब्लम के बारे में कि अगर प्रॉब्लम कहीं पर आता है तो कैसे इसको रिपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी एम्पलीफायर में अगर फ़ॉल्ट आता है तो आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर में फ़ॉल्ट आता है। इधर जो ट्रांजिस्टर लगा है इधर भी फ़ॉल्ट आ सकता है या फिर यहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ पे भी आ सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इन तीनों ट्रांजिस्टर में से अगर एक भी ट्रांजिस्टर आपका फ़ॉल्ट निकलता है, मतलब फ़ॉल्ट आता है एक भी ट्रांजिस्टर में या शॉर्ट होता है, तो दोस्तों आपका पूरा सिस्टम शॉर्ट बताएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक ट्रांजिस्टर हमारा मतलब एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, बाकी सभी ठीक है तो एम्पलीफायर चलेगा और मतलब कि बाकी सब ओके दिखाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक भी ट्रांजिस्टर अगर आपका शॉर्ट हो गया तो पूरा सिस्टम आपका शॉर्ट हो जाएगा और पूरा सिस्टम आपका शॉर्ट दिखाएगा। चाहे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए या फिर इन तीनों में से कोई हो जाए। तो इस तरह से जो है होता है। तो इसको देखिए, अगर शॉर्ट हो जाए तो इसको कन्फर्म कैसे करना है दोस्तों कि कौन-सा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा आसान सा तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी ट्रांजिस्टर के ऊपर जो ये रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे कि आपका सिस्टम शॉर्ट हो गया है, तो इसमें तो पता नहीं चलेगा कि कौन-सा ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुआ है। तो सबसे आसान तरीका दोस्तों ये होता है कि सभी ट्रांजिस्टर के ऊपर जो ये रेजिस्टेंस है, इसका यहाँ से कनेक्शन खोल दीजिए। सभी ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट का जो रेजिस्टेंस का कनेक्शन है, इसको खोल दीजिए। उसके बाद ऑन कीजिए सेट को। अगर आपका सिस्टम ऑन हो जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि 100% आपके ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग है। कोई सा भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, लेकिन शॉर्टिंग है। तो आप बारी-बारी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, और क्या करेंगे दोस्तों, एम्पलीफायर को ऑन ही रहने दीजिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एम्पलीफायर जब भी आप रिपेयर करेंगे तो सीरीज में लगाने के बाद ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे कि शॉर्टिंग एम्पलीफायर आता है तो सीरीज में लगाने के बाद ही, सीरीज कनेक्शन में एम्पलीफायर को चेक करने पर ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम गया है या नहीं गया है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एम्पलीफायर को ऑन ही रहने दीजिए और बारी-बारी से दोस्तों ये जो पॉइंट खोले हैं, इसको यहाँ पे टच करके देखिए। इसको टच करने पर अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। उसके बाद इसको टच करके देखिए। अगर इसको टच करने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, तो इसको भी यहाँ पे जोड़ दीजिए। उसके बाद ठीक उसी तरीके से सभी पॉइंट को बारी-बारी से टच करके देखिए। अगर किसी पॉइंट को टच करने पर, जैसे कि ये ट्रांजिस्टर के पॉइंट को, जैसे कि यहाँ पे एमीटर रेजिस्टेंस का जो पॉइंट है, इसको यहाँ पे टच करने पर अगर आपका सीरीज लैंप जलता है, तो आप दोस्तों ये मान सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर खराब है। मतलब जिस ट्रांजिस्टर के पॉइंट पर रेजिस्टेंस को टच करेंगे और सीरीज लैंप जलेगा, तो आप लोग ये मान सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर आपका खराब है या शॉर्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन-सा ट्रांजिस्टर खराब है। और कई बार दोस्तों ये भी होता है कि देखिए ये रेजिस्टेंस को खोलने पर भी एम्पलीफायर में शॉर्टिंग बना ही रहता है। तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, देखिए ये जो रेक्टिफायर है ये भी खराब हो सकता है या फिर आपका कैपेसिटर भी खराब हो सकता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों को चेंज कब करेंगे? देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे आप कनेक्शन खोलते हैं, तो अगर आपका सिस्टम ऑन हो जाता है, तो आप लोग ये मान सकते हैं दोस्तों कि आपका रेक्टिफायर और कैपेसिटर ओके है। अगर यहाँ का कनेक्शन खोलते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका रेक्टिफायर और कैपेसिटर ओके है। अगर यहाँ पर कनेक्शन खोलने के बाद भी जो है इसमें शॉर्टिंग बना रहता है, तो एक काम और कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इन दोनों को कुछ नहीं करना है, रेक्टिफायर और कैपेसिटर को। तो दूसरे नंबर पर क्या करना है, पहला नंबर तो मैं आपको बताया कि सभी ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉइंट को खोल दीजिए। उसके बाद चेक कीजिए, अगर शॉर्टिंग चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो एक काम और कर सकते हैं। कई बार दोस्तों होता क्या है कि बेस और कलेक्टर दोनों आपस में अंदर से शॉर्ट हो जाता है। अंदर से जब शॉर्ट हो जाएगा तो आप एमीटर रेजिस्टेंस को हटा भी देंगे तो भी आपका शॉर्टिंग नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों कि सभी ट्रांजिस्टर का बेस वायर को भी हटा कर देखेंगे बारी-बारी से। हटाएँगे फिर लगाएँगे, हटाएँगे फिर लगाएँगे। अगर शॉर्टिंग नहीं निकलता है तो उसको वापस लगा देंगे। तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं। कई बार होता है दोस्तों कि बेस और कलेक्टर भी शॉर्ट हो जाता है। उस वजह से जो है एमीटर रेजिस्टेंस हटाने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं जाता है। तो ये होता है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दोस्तों, अगर आपका सभी ट्रांजिस्टर ओके है, इधर का भी और इधर का भी, सभी ट्रांजिस्टर ओके हैं, सबको चेक कर लिए, उसके बाद भी शॉर्टिंग बना हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से जो है इस पॉइंट से, ये जो ओवरलोड लगा हुआ है, इस पॉइंट से वायर को हटा दीजिए। इस वायर को हटाने के बाद क्या होगा दोस्तों कि एम्पलीफायर के अंदर जितना भी सप्लाई है, वो कट जाएगा। सिर्फ यहाँ पे कैपेसिटर और रेक्टिफायर पे जो है आपका सप्लाई रहेगा। अगर यहाँ से हटाने के बाद एम्पलीफायर आपका शॉर्टिंग हट जाता है, एम्पलीफायर में जो शॉर्टिंग है वो चला जाता है, तो आप ये 100% मान सकते हैं दोस्तों कि आपका रेक्टिफायर और कैपेसिटर ओके है, इसको हटाने के बाद। अगर इसको हटाने के बाद भी दोस्तों शॉर्टिंग नहीं जाता है, तो आप ये मान सकते हैं कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ ख़राब है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैं बता रहा था कि ट्रांजिस्टर भी ओके है आपका, इधर का भी और इधर का भी। उसके बाद भी इसमें शॉर्टिंग आ रहा है। बेस वायर को भी हटा लिए, क एमीटर वायर को भी हटा कर चेक कर लिए, बारी-बारी से ट्रांजिस्टर को चेक कर लिए, फिर भी शॉर्टिंग नहीं जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो ड्राइवर बोर्ड होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये जो ड्राइवर बोर्ड होता है दोस्तों, इसमें भी ये जो ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर है, ये भी शॉर्ट हो जाता है। अगर ये भी आपका शॉर्ट हो जाए तो आपका सिस्टम पूरा जो है शॉर्टिंग दिखाएगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो 2 डायोड लगा होता है, अगर ये डायोड भी कभी शॉर्ट हो जाए तो भी आपका सिस्टम पूरा शॉर्ट दिखाएगा। ये दोस्तों 100% रियल है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो हमको पता है। और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो तरीका दोस्तों 100% सही है। मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को गलतफ़हमी में नहीं रखना चाहता हूँ। देखिए, ये डायोड की वजह से भी एम्पलीफायर शॉर्ट होता है और ये ट्रांजिस्टर की वजह से भी एम्पलीफायर शॉर्ट होता है। ये ट्रांजिस्टर दोस्तों पूरा एम्पलीफायर को क्यों शॉर्ट कर देता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको इस तरह से रख देते हैं और देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर पॉइंट और इसके कलेक्टर पॉइंट, मतलब कि इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पे भी सप्लाई आता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, इसी पॉइंट से, इसके कलेक्टर पॉइंट से ही सप्लाई यहाँ पे आया है, जो कि इस पॉइंट के साथ जुड़ता है। देखिए, ये जो पॉइंट है, यहाँ से प्रिंट यहाँ पे आया है और यहाँ से क्रॉस होते हुए यहाँ पे आया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आया है। देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि प्लस सप्लाई है, जो मेन सप्लाई है, प्लस सप्लाई यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर और बेस के साथ जो है अंदर से शॉर्ट हो जाए, मतलब कलेक्टर टू बेस अगर अंदर से शॉर्ट हो जाए, तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पे भी फुल सप्लाई मिलेगा। जो प्लस सप्लाई होता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और यहाँ से जो है अंदर से अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए, तो इसके बेस पर फुल सप्लाई आ जाएगा। और जब ट्रांजिस्टर के बेस पे फुल सप्लाई डीसी आ जाएगा, तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर तो शॉर्ट दिखाएगा या पूरा सिस्टम ही शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि इसके बेस पर 0.5 वोल्ट चाहिए और यहाँ पे फुल वोल्टेज आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका जो है सिस्टम शॉर्ट दिखाएगा। तो देखिए, ये ट्रांजिस्टर को भी चेक करना ज़रूरी है। अगर आपका ट्रांजिस्टर आउटपुट स्टेज में जितना भी ट्रांजिस्टर लगा है, वो ओके है, आपका डायोड ओके है, रेक्टिफायर ओके है, कैपेसिटर ओके है, तो ड्राइवर बोर्ड में जो ट्रांजिस्टर है उसको चेक कीजिए और जो डायोड लगा है उसको चेक कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको बताएं कि अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए आपका, तो उस कंडीशन में आपका सिस्टम शॉर्ट दिखाएगा। अगर यहाँ से बेस वायर को हटाने के बाद भी और ये ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने के बाद भी एम्पलीफायर में शॉर्टिंग बना हुआ है, तो उस कंडीशन में देखिए दोस्तों, ये डायोड किस तरह से एम्पलीफायर को शॉर्ट करता है। देखिए, ये जो डायोड है, तो ये जो व्हाइट पट्टी है दोस्तों डायोड का, ये डायरेक्ट प्लस सप्लाई के साथ जुड़ा होता है, जो कि प्लस सप्लाई ये जो 2 ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर पॉइंट पे आता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो सी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये सभी ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पॉइंट है, इस पर जो है डायरेक्ट प्लस सप्लाई है। तो आप समझ सकते हैं कि यही सप्लाई यहाँ पे आया है और यही सप्लाई दोस्तों इन डायोड के व्हाइट पट्टी पर जो है आया है, और ये व्हाइट पट्टी दोस्तों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ कनेक्ट है। देखिए, आपको हम बताएं कि यहाँ पे प्लस सप्लाई आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो माइनस पट्टी है डायोड का, जहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो ये कहाँ से कनेक्ट है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो एमीटर पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ, मतलब कि डायोड जो है इन दोनों पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ये जो 2 प्रिंट है ये डायोड का है। देखिए दोस्तों, ये कलेक्टर पॉइंट है जो कि प्लस सप्लाई के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और ये जो माइनस पॉइंट है डायोड का, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये प्रिंट है और यहाँ से कनेक्शन देखिए कहाँ पे आया है। देखिए, ये जो एमीटर पॉइंट है, ये है दोस्तों ये कनेक्शन। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इन दोनों पॉइंट के साथ जो है डायोड लगा हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से। देखिए, ये जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है, इसके सेंटर पॉइंट पे ग्राउंड है और यही ग्राउंड यहाँ पे आया है, और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आया है, और यहाँ से यहाँ पे आया है, और यहाँ से ड्राइवर बोर्ड के अंदर चला गया है, और ऑलरेडी यहाँ पे जो है प्लस सप्लाई है। तो प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई के बीच डायोड लगा हुआ है, जो कि ड्राइवर बोर्ड में यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर माइनस और ये पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाए, तो क्या ट्रांजिस्टर का कनेक्शन खोलने के बाद भी शॉर्टिंग जाएगा? नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट इसको माइनस सप्लाई मिल रहा है और प्लस सप्लाई भी डायरेक्ट यहाँ से इसको मिल रहा है, और यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो उस कंडीशन में इसका जो है शॉर्टिंग नहीं जाएगा एम्पलीफायर का। चाहे आप ट्रांजिस्टर को रिप्लेस भी कर दें, ड्राइवर बोर्ड का भी ट्रांजिस्टर आप रिप्लेस कर दें, फिर भी आपका शॉर्टिंग नहीं जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों काम करता है। हालाँकि देखिए दोस्तों, हमारा समझाने का तरीका थोड़ा-सा अलग हो सकता है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों एम्पलीफायर को ये शॉर्ट करता है डायोड, तो इसको ज़रूर चेक करें। इसके साथ-साथ दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, शॉर्टिंग का बात अलग है, शॉर्टिंग का तो प्रॉब्लम आमतौर पर बहुत ही जल्दी पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों एक समस्या और आता है, वो समस्या क्या है? देखिए, एम्पलीफायर में कोई भी किसी भी तरीके का कोई सप्लाई नहीं आना। तो आप लोगों में से बहुत भाई ये जानते हैं कि या तो ट्रांसफ़ार्मर ख़राब हो सकता है, या फिर ट्रांसफ़ार्मर के पास जो फ्यूज़ लगा होता है वो ख़राब हो सकता है, या फिर रेक्टिफ़ायर ख़राब हो सकता है, या फिर ये ओवरलोड ख़राब हो सकता है। हाँ दोस्तों, काफ़ी हद तक जो है आप लोगों का सोच बिल्कुल ठीक है। फ्यूज़ ख़राब होता है, रेक्टिफ़ायर ख़राब होता है, आपका ओवरलोड ख़राब होता है, या फिर ओवरलोड ट्रिप हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर ओवरलोड भी आपका ठीक रहे और रेक्टिफ़ायर भी ठीक रहे, फ्यूज़ भी आपका ठीक रहे, ट्रांसफ़ार्मर भी ठीक रहे, और फिर भी एम्पलीफायर के अंदर कोई भी सप्लाई नहीं आए, तो क्या कर सकते हैं?
उस कंडीशन में दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी आगे जो एम्पलीफायर के आगे जो एलईडी लगा होता है सिग्नल के लिए, मतलब जो सप्लाई का होता है, ओवरलोड का होता है, या कुछ भी, या किसी भी तरीके का जो एलईडी लगा होता है जो इंडिकेट करता है कि हमारा सिस्टम ऑन है, या फिर जो भी है वो बताता है। देखिए वो सप्लाई कहाँ से जाता है, आगे जो एलईडी लगा होता है उसको सप्लाई कहाँ से मिलता है दोस्तों। और आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जब तक आगे कोई इंडिकेटर नहीं जलता है तो हम लोग यही मानते हैं कि एम्पलीफायर में सप्लाई नहीं आया है। देखिए दोस्तों, एम्पलीफायर के अंदर सप्लाई रहेगा, प्रॉपर रहेगा, उसके बाद भी जो है इंडिकेटर आपका शो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में कहाँ पर फॉल्ट आता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो सप्लाई जाता है तो आउटपुट स्टेज में जाता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर पे सप्लाई जाता है। लेकिन यहीं से जो ये सप्लाई जा रहा है ड्राइवर बोर्ड के लिए, तो दोस्तों ये सप्लाई ड्राइवर बोर्ड को भी जाता है, और यहीं से जो है आउट होता है 18 वोल्ट बीटी बोर्ड के लिए। और बीटी बोर्ड के लिए जो सप्लाई जाता है वो वही सप्लाई दोस्तों आपका इंडिकेटर में भी जाता है। तो देखिए, जब तक इस बोर्ड को सप्लाई नहीं मिलेगा, तब तक आपका जो है सिस्टम पूरा डेड दिखाएगा। मतलब एम्पलीफायर के अंदर सप्लाई रहेगा, आपका प्रॉपर रहेगा, लेकिन आपका सिस्टम बजेगा नहीं और आपका सिस्टम डेड दिखाएगा। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी सिग्नल नहीं देगा कि आपका एम्पलीफायर चालू है। उस कंडीशन में देखिए दोस्तों, ये जो बोर्ड के बारे में मैं आपको बताया, ये बोर्ड में कुछ रेजिस्टेंस लगा होता है, कुछ पार्ट्स लगा होता है। तो एक बार इस बोर्ड को ज़रूर चेक करें। इस बोर्ड को चेक करने का जो तरीका है, देखिए यहाँ पे आप चेक करें मल्टीमीटर से, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज चेक करें, नहीं तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करें। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता है तो आप लोग ये मान सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा होता है या जो भी पार्ट्स लगा होता है, तो उसको अच्छी तरीके से चेक करें, वो 100% ख़राब होगा। और दोस्तों यही सप्लाई अगर आपका यहाँ पे नहीं आएगा तो आपका पूरा सिस्टम जो है मतलब कि डेड दिखाएगा। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि आपके एम्पलीफायर के अंदर सप्लाई रहेगा, लेकिन आपका एम्पलीफायर बजेगा नहीं, आपका सिस्टम जो है पूरा डेड दिखाएगा, मतलब बंद दिखाएगा। तो ये बोर्ड जो है, तो इस बोर्ड को जो है ज़रूर चेक करें। एम्पलीफायर अगर इस तरह के कंडीशन में आता है तो इस बोर्ड को ज़रूर चेक करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका बायसिंग नहीं बताया। देखिए, अगर एम्पलीफायर अच्छी कंडीशन में रहेगा तो आपका ये जो ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट है, यहाँ पे आपको 0.4 से लेकर 0.5 के बीच सप्लाई मिल सकता है। अगर इतना सप्लाई मिलता है तो आपका सिस्टम ओके माना जाता है। दोनों साइड के ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पर 0.4 से लेकर 0.5 वोल्ट के बीच मिलना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा हो, और आप लोग अगर कमेंट में बोलते हैं इस पर प्रैक्टिकल करने के लिए, तो कोशिश करेंगे दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों के लिए इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दें, ताकि आप लोगों का जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। इसके साथ-साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी हम डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। उसका वजह तो दोस्तों मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, और इस वीडियो में भी बता देता हूँ। देखिए, हम अकेले हैं और हमारे शॉप पे जो है अभी फ़िलहाल काम का जो है प्रेशर ज़्यादा है, और दोस्तों अकेले होने की वजह से खुद जो है सभी काम करना पड़ता है। मतलब सभी कस्टमर को देखना पड़ता है, तो इसलिए जो है वीडियो टाइम पे नहीं लेकर आ पाते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों कोशिश करेंगे कि एक वीडियो रोज़ अपलोड करें आप लोगों के लिए, और अच्छी-अच्छी जानकारी लेकर आएँ। देखिए दोस्तों, इसका जो अगला वीडियो होगा मैं कोशिश करूँगा एक 1500 वाट एम्पलीफायर के ऊपर। देखिए, 1500 वाट एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड सर्किट डायग्राम बनाएँगे और उसको प्रैक्टिकल करेंगे। और दोस्तों उस ड्राइवर बोर्ड में 100 वाट से लेकर 1500 वाट तक या 2000 वाट तक एक ही ड्राइवर बोर्ड से कैसे एम्पलीफायर बना सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बीच में आप लोग को छोटा-छोटा वीडियो देता रहूँगा, ताकि आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिले, देखने को मिले। और दोस्तों आप लोग ये भी बताएँ कमेंट में कि हमारा जो वीडियो होता है वो आमतौर पर आप लोग देखे होंगे कि आधा घंटा या फिर आधा घंटा से ऊपर का होता है, जिसमें हम आपको विस्तार से बताते हैं, और उसमें भी उतना लंबा वीडियो बनाने के बाद भी जो है हमको ऐसा लगता है कि हम आपको फुल जानकारी नहीं दे पाए। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को एक-एक वीडियो की मदद से ही हम आपको अपना अनुभव और अपना जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि आगे चल के आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर और इससे भी अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इसमें आप लोग क्या सीखें और क्या समझें? अगर इसमें आप लोगों का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर इस डायग्राम में अगर हमसे कोई मिस्टेक हुआ है तो वो भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक है। हालाँकि दोस्तों ये फाइनल डायग्राम नहीं है, मैं आपको पहले भी बताया कि एम्पलीफायर के अंदर बहुत सारा सिस्टम लगा होता है, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है दोस्तों, जो मेन वायरिंग होता है, उसका हम आपको बताएँ कि ये इस तरह से जो है एम्पलीफायर के अंदर होता है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से इतना ही कनेक्शन करने के बाद आप एक एम्पलीफायर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो ये कंप्लीट एम्पलीफायर है। सिर्फ यहाँ पे जो ड्राइवर बोर्ड है, ये थोड़ा-सा मतलब इस तरह से बनाए हैं। हालाँकि ड्राइवर बोर्ड को ड्रॉ करना थोड़ा-सा इस पेज में मुश्किल था, क्योंकि आप देख सकते हैं छोटा पेज हो गया है। इतना बड़ा पेज है फिर भी ये छोटा पड़ गया है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। धीरे-धीरे आप लोगों को सभी तरह का जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और अभी जो हमारा एक भाई कमेंट किया था
और हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था कि भाई ट्रांसफार्मर के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों देखेंगे 1-2 वीडियो के बाद जो है वो वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो एम्पियर है उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर को बनाते समय उसका एम्पियर कैसे निकालते हैं और एम्पियर का सही डाटा क्या है। तो इस पर वीडियो आएगा बहुत जल्द, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी टॉपिक लेकर और इससे भी अच्छी जानकारी लेकर। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।